सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज का दिन रियासत पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा दिन साबित नहीं हुआ। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में कम अज़ कम 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि पाक फौज के 6 जवानों ने भी बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। दूसरी अफसोसनाक खबर पारा चिनार से है, जहां मुसल्लह अफराद स्कूल में दाखिल हुए और स्टाफ रूम में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फायरिंग के नतीजे में 8 असातिज़ा के जाँ बहक होने की इत्तला। फायरिंग का निशाना बनने वाले तमाम असातिज़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रिमंगल में मैट्रिक इम्तिहानी ड्यूटी पर तैनात थे। लेकिन इन सबसे बढ़कर अफसोसनाक खबर हुक्मरानों की बेहिसी है। इलेक्शन का कहें तो 13 जमाती हुकूमती टोला चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेता है कि इंतखाबात नहीं हो सकते। मान लेते हैं कि इस वक्त रियासत हालत बहरान में है, दहशतगर्दी की बला सर उठा रही है। एक बहरान मईशत का है जिसने महंगाई को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अवाम के लिए फाके हैं या फिर डाके, लेकिन दूसरी तरफ हुक्मरानों का अंदाज़े शाही है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, लेकिन गैर मुल्की दौरों के लिए कमी कोई नहीं। जहाजी साइज काबीना का रिकॉर्ड बनाने वाले शहबाज शरीफ लगता है गैर मुल्की दौरों का भी रिकॉर्ड बनाकर छोड़ेंगे। गरीब को रोटी की फिक्र पड़ी है। इससे बढ़कर बदकिस्मती ये कि खुद को गरीबों का खादमे आला कहलवाने वाले वज़ीर आज़म के लिए सबसे अहम बरतानवी बादशाह की ताजपोशी है। बेसब्री देखिए कि तकरीब 6 मई को होना है और वज़ीर आज़म 3 दिन पहले ही अपने लंदन पिधार गए। अवाम का गम गलत करने के लिए इन्हीं के खर्चे पर पूरा एक हफ्ता लंदन में क़याम करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी भारत के दौरे पर चले गए हैं। हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरों को देखकर कौन यकीन करेगा कि ख़जाना खाली है और पाकिस्तान हालत बहरान में है। कड़वा सच है, मगर सच यही है कि सारे बहरान सिर्फ आम पाकिस्तानियों के लिए हैं, हुक्मरानों के लिए नहीं। इसीलिए ये हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है कि कहीं अय्याशियाँ ना ख़त्म हो जाए। इसीलिए पार्लियामेंट की आड़ लेकर अदलिया पर वार किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक? कभी तो अवामी अदालत में जाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सियासत में होने वाली हलचल की बात करते हैं। इमरान खान की अदालत में पेशी की बात करते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, आज हमने देखा एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से रात से कहा रहा है इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा फिर हमने देखा सिक्योरिटी के इंतजाम थे, लेकिन फिर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया। लेकिन मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प ये लगी कि हुकूमती वकील जो थे एडवोकेट जन साहब, वो ये कह रहे थे, जदून साहब, कि जी साबित करें कि हमने कोई केस जाली बनाया है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि साबित तो जो केस बनाता है उसने करना होता है। वो कह रहे हैं जी ये साबित करें कि हमने जाली केस बना दिए हैं। वो तो पहले साबित कर लें कि हमने सही बनाए हैं। 140 मुकदमात की बात थी, लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब के जो खदशात थे कि जी कुछ हो सकता है, वो नहीं हुआ और पहली दफ़ा व्हील चेयर पर इमरान खान साहब गए। बिल्कुल, और ज़मानत भी उनको मिल गई है, जो कि कहना ये चाहिए कि उनकी जो एफ़र्ट है उसमें कोई रिज़ल्ट मिल ही गया है। और जहाँ तक ये सारी बातें थी कि अरेस्ट कर लिया जाएगा, कुछ फुटेजेस चल रही थी कि तैयारियाँ की जा रही हैं, रात से ट्वीट किए जा रहे थे, तो वो तो मेरा ख्याल है कि इस पोजीशन में अभी नहीं है हुकूमत के इतना बड़ा ये नया महाज खोल दें, क्योंकि उससे जो इंस्टेबिलिटी पैदा होगी शायद उससे बहुत ज़्यादा गुरेज़ा हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी बहुत मरतबा ये बात कर चुके हैं कि मैं तो क्लियर हूँ इस पर कि गिरफ़्तारी होनी चाहिए, लेकिन अब चूँकि ये इत्तेहादी हुकूमत है और इस हुकूमत के अंदर हर किस्म की आवाज़ें शामिल हैं, तो इसीलिए मेरी राय प्रिवेल नहीं करती, किसी और की कर जाती है। तो ऑब्वियसली नून लीग के अंदर तो कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे गिरफ़्तारी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो वो नहीं हो सका। जहाँ तक उनकी गुफ्तगू की बात है आज, तो यहाँ आकर कोर्ट पेशी के वक्त जो उन्होंने बात की, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब उनसे रेफरेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, काजी फ़ैज़ साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया था वो दरअसल फ़ैज़ साहब से भी ऊपर से आया था। तो इस पे यही कह सकते हैं कि उनको ये लगा कि उनके मुताबिक एहतसाब हो रहा है। तो ये जो मासूमियत है, मुझे तो समझ नहीं आती इसकी, कि अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के और आपको कोई भी कुछ गाइड करता है कि ये शख्स जो है करप्शन कर रहा है या इसके एम्बेजलमेंट्स हैं फाइनेंशियल, इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दें, तो आपकी अपनी कोई ओरिजिनल थाट नहीं होती उस पर और आप कहते हैं ठीक है, आप कह रहे हैं सही बात होगी। तो उन्होंने जो बात ये की है कि मुझे लगा कि शायद एहतसाब हो रहा है, लेकिन मकसद कुछ और था उसका। तो वो तो काजी फ़ैज़ साहब के भी डिफेंस में थे, जिस तरह से वो आज बात कर रहे थे कि रेफरेंस गलत था, और दोबारा से उन्होंने इसको एंडोर्स किया है कि किसी और ने कहा तो मैंने कर दिया। लेकिन बात यह है कि सियासत में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। आप हुकूमत करने के बाद ये नहीं कह सकते कि तमाम गलतियाँ किसी और के खाते में और जो अच्छे काम थे वो मैंने किए थे। अगर इकॉनमी बेहतर हुई आपके दौर में या कोविड को मैनेज किया तो वो आपने किया,
लेकिन जो गलती हुई वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आपने की। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि मसाइल हल नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए तमाम मामलात की जो आपके दौर में हुई, जो उन्होंने की, जो इंक्वायरी इनिशिएट की या किसी की तैनाती की। इससे इस तरह से वेट करना और ये कहना कि मेरे इख्तियार में नहीं था, ये इसी के मुतरादिफ है कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तब भी उनको डायरेक्शन मिलेगी, वो मान जाएंगे। तो इस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए था और उनको मानना चाहिए कि गलती यहाँ मुझसे गलती हुई। सिद्दीक जान, आज की पेशी 9 मुकदमात, 7 में ज़मानत, 2 में ज़मानत में तोसी हो गई। आज की समात में ख़ास बात ये भी रही, फवाद चौधरी साहब भी थोड़ा गुस्से में किसी जगह पर नज़र आए और मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ पर हुकूमती वकील साहब ने कहा जी 140 मुकदमात की बात करते हैं, बताएं तो सही हमने जाली मुकदमा कौन सा बनाया है। तो वो तो चाह रहे हैं कि ये साबित करें कि मुकदमे जाली हैं, वो सही साबित करें ना करें। तो ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खदशात थे, ये इसकी वजह क्या थी? देखें, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खदशात बिल्कुल थे। कल रात को तहरीक इंसाफ के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि आज उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार इसलिए करना है कि क्योंकि अब आपको पता है कि फ़ाइनल एक राउंड शुरू होने जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनके ऊपर, और उसके लिए तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है सड़कों पर आने के लिए तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होती है तो जो तहरीक इंसाफ है वो आवाम को सड़कों पर निकालेगी। तो तहरीक इंसाफ को इन्फॉर्मेशन ये मिली कि इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी की जा सकती है और ख़ास तौर पर इमरान खान के बाद मुराद सईद साहब इस वक्त निशाने पर हैं। मुराद सईद को टारगेट किया जा रहा है। मुराद सईद के को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, यहाँ तक जो है वो जो मुराद सईद के खदशात हैं कि खुदा न खास्ता उनके ऊपर कातलाना हमला हो सकता है, उनकी जान ली जा सकती है और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको अगवा किया जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं होगा पाकिस्तान में, पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि अगवा की कार्रवाइयाँ सारी हो रही हैं। और इससे भी ज़्यादा एक जो मामला जो बड़ा संगीन है, जो तशवीशनाक है, वो ये है कि बाज़ सहाफ़ी जिनको बनी बनाई चीज़ें आती हैं और वो बनी बनाई चीज़ें चलाते हैं, उनकी जानिब से, जिनको ऑडियोज़ भी पहले दी जाती हैं, उनकी जानिब से ये ट्वीट्स करने कि तहरीक इंसाफ ने मनसूबा ये बनाया है कि अपने ही किसी आम रहनुमा को कत्ल करेंगे खुदा न खास्ता और उसका इल्ज़ाम किसी और पर डाल देंगे। तो इससे ये लगता है कि ये प्लान तो बना लिया गया है कि पहले ये पूरा एक इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि तहरीक इंसाफ खुद ये करेगी और कार कोई और दे, और फिर बाद में कहा जाए हमने तो पहले बताया था कि ये तहरीक इंसाफ खुद करेगी अपना बयानिया बनाने के लिए। ये बहुत इस वक्त जो है वो एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि आप देखें इमरान खान साहब के मामले में क्या हुआ था। इमरान खान साहब के मामले में ये हुआ था कि पहले एक वीडियो बनाई गई और कहा गया, उसके ऊपर लिखा गया कि क्या कोई मुसलमान ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, और उसके अंदर एडिटेड इमरान खान साहब की वीडियोस ऑडियोज़ लगाई गई और इस्टेब्लिश ये किया गया कि खुदा न खास्ता इमरान खान ने तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, तौहीन अहले बैत, तौहीन सहाबा की है। बहुत खौफनाक वो बयानियाँ बना के उसको पहले वायरल किया गया, PTV पर चलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की गई, सोशल मीडिया कैंपेन चलवाई गई, फिर वज़ीराबाद में हमला करवाया गया और कहा गया वो देखें ना जी इमरान खान फिर इस तरह की बातें करते हैं तो फिर ये तो होना था। तो ये अब मुराद सईद के मामले में भी ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है और ये खदशा और ख़तरा है कि पहले से ये अपने जो सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए बनवा दिया जाए बयानियाँ कि तहरीक इंसाफ खुद कर सकती है, और फिर बाद में करवा के और कहा जाए हम पहले ये बातें आ रही थी ना सोशल मीडिया पे, देखें ये तो पहले बातें हो रही थी कि तहरीक इंसाफ ये खुद कर सकती है। तो ये बड़ा बहुत ही इस वक्त सेंसिटिव मामला है। दूसरी जहाँ तक बात है, देखें उसामा गाजी साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कुछ और हैं, आप और मैं कुछ और बात करते हैं, हुकूमत किसी और जगह पर है। आज देखें ना 7-8 टीचर शहीद हो गए, शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, और आज हमारे 6 जवानों की जानें चली गई। ये तो वो हैं जो 2 बड़े वाक़यात हुए। इसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, जो गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ हैं, जो लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, जिन लोगों को अंधेरा नज़र आ रहा है, जो बच्चों को दरियाओं में फेंक रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं, वो इसके अलावा है। तो ज़रा आप देखें तो सही मसला क्या है, और हम किन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, हमें किन चीज़ों के पीछे लगा दिया गया है, हमें किन चीज़ों के पीछे उलझा दिया गया है। आज भी पाकिस्तान के अंदर कई इलाकों में आटे का शदीद बहरान है। आज भी लोग जो है वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते। मैं उसामा भाई ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि कितने लोगों से मैं सुनता हूँ कि जो है ना वो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनके पास एक वर्कर काम करते थे, उन्होंने किसी मौके पे उनको 2000 रुपया दिया और वैसे ही कि आप रख लें, तो उसकी आंखों से ना आंसू गिरने लग गए। तो वो हैरान हुआ कि क्या हुआ तुम्हें, मैंने तुम्हें 2000 रुपया दिया। तो वो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि मैं आज सुबह से अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं सुबह से अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मेरी गैबी मदद कर, क्योंकि मैं एक खुददारी भी है कि किसी से मांग भी नहीं सकता, और ये जो आपने 2000 रुपया दिया है तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ कबूल की और अब मैं आटा घर लेकर जाऊँगा। ये तो सिर्फ एक नहीं, ये लाखों लोगों की ये कहानी है। करोड़ों लोग आज जो है वो गुर्बत का शिकार हैं, और हुकूमत की तरजीहात क्या है? हुकूमत की तरजीह गुर्बत नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, आटा नहीं है, मुश्किलात नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, कत्ल गारतगरी नहीं है, स्ट्रीट क्राइम नहीं है। हुकूमत की इस वक्त एक ही 2 हुकूमत के इस वक्त मकसद हैं। पहला,
इमरान खान को सियासत से बाहर करना है, दूसरा ये है कि इलेक्शन नहीं होने देने। बस ये दो उनके इस वक्त तरजीहात है। खुदा का खौफ करें, जहाँ पे 6 जवान हमारे एक दिन में शहीद हो जाएं, 8 टीचर कत्ल कर दिए जाएं, जहाँ पे लोग दरियाओं में छलांगे मारे हों, खुदकुशियाँ कर रहे हों, आटा लोगों के घरों में ना हो, वहाँ पे आप अपनी करप्शन, लूटमार, चोरी, डकैती के चीज़ों से हटके और आवाम का सोचें, थोड़ा सा एहसास कर लें इस मुल्क का। अगर आपको मुसल्लत कर ही दिया गया है और जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है वो भी थोड़ा सा देखें कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ये मुसम्मिल जो बात सिद्दीक जान ने की, ये बिल्कुल सही, इसलिए जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कहीं फोकस नज़र नहीं आता। इसमें हो सकता है सियासी लीडरशिप जितनी भी है सारी, वो सब इसमें है कि सारा फोकस इस पर है कि एक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इमरान खान साहब गिरफ्तारी का है, फोर्स वहाँ पर लगाई होती है। कोई हमें एक नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत की भी तरजीह हो या पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि सारा फोकस दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ हो। देखिए, रीविज़िट करने की ज़रूरत है। जो अफ़गान पॉलिसी बनाई आपने, जिसकी अभी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग जो हुई है, उसके अंदर भी इस बात का एतराफ़ हुआ कि उसको रिवर्स करना है अब, और वो सही पॉलिसी नहीं थी। आज भी पेशी के ऊपर भी इमरान खान साहब ने ये बात की है कि मैं दोबारा से रीसेटल करवाना था तालिबान को, लेकिन वो मेरी हुकूमत चली गई। तो जो उनका विज़न है, मुझे तो काफ़ी डेंजरस लगा वो। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक ऐसी ताकत को सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करती रही है इस तरह से, और उसके बाद में आप ये कह रहे हैं कि चूँकि वहाँ पे हमने रीसेटलमेंट करवानी थी और उसको आके डिसरप्ट कर दिया गया, इसलिए मामलात ख़राब हो गए, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी वजह ये जो पिछली रजीम थी, उसकी जो पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान को लेकर, उसका ये फॉल आउट है सारा जो अब भुगतना पड़ रहा है हमें। उसकी वजह यह है कि जब आपने वहाँ पर काबुल की रजीम को सपोर्ट किया तो उनकी जेलों से 6000 फाइटर छूट कर बाहर आया, और उससे जो 3-4 हज़ार की स्ट्रेंथ थी वो 10,000 हो गई टीटीपी की, जिससे हम आज फेस कर रहे हैं, जिसमें जाने भी जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की और आम लोगों की भी, आज टीचर्स की भी गई है। हुकूमत के आने के बाद भी राना सलाउल्लाह सब कह रहे थे जी सारे मिलकर हाँ जी देख रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये तो बाजवा साहब भी तो उसमें साथ है। ये तो नहीं हो सकता हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट बिल्कुल साथ है, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी उससे डिसएग्रीमेंट नहीं शो किया, बल्कि वो कहते ही हैं कि ये गलत हुआ है कि उनको रीसेटल नहीं करवाया गया। मेरा ये प्लान था कि मैंने 5000 फाइटर को वापस लेके आना था, और जब वो वापस आना शुरू हुए तो सवात के अंदर जो एहतजाज शुरू हुआ, जो बहुत बड़ा एहतजाज था, उसके अंदर तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियंस को घुसने नहीं दिया लोगों ने, इसीलिए क्योंकि वो देख रहे थे कि ये पॉलिसी अवाम दुश्मन पॉलिसी है जो उन्होंने वहाँ पे परसू की है। और इसमें सिर्फ अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका भी कसूर है, क्योंकि इनकी भी क्लैरिटी नहीं है। बिलावल साहब अभी तक अफ़गानिस्तान नहीं गए और वो भी एड्रेस नहीं कर पाए उस तरह से जिस तरह करना चाहिए इसको, लेकिन ये ओवरऑल हमें इसको 8 से 10 साल के फ्रेमवर्क में देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो हिंदुस्तान को लेके इमरान खान साहब ने आज की है कि बिलावल का वहाँ जाना, उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको गलत कहा है, मैं तो डिसएग्री करूँगा उससे। उसकी वजह यह है कि इस खित्ते के अंदर जो भी पीस की एफर्ट करेगा उस पर आप सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा दें कि वो किसी और का यार है और वो मिला हुआ है। आपके अपने दौर में आर्टिकल 370 हुआ, जो कश्मीर कॉज को नुकसान आपके दौर में पहुँचा, आज तक नहीं पहुँचा किसी को। आपने मोदी साहब के इलेक्शन के टाइम पर यह बात की कि आई सपोर्ट हिम, उसकी वजह यह है कि अगर वो जीता है तो शायद बेहतर हमारे ताल्लुकात हो जाएँ, और ट्वीट भी किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया उसको। और आज वही फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि वहाँ जाना बिलावल साहब का गलत है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं सारी ये शॉर्ट टर्म होती हैं, ये पर्सनल गेन के लिए हिंदुस्तान दुश्मनी का नारा लगाते हैं, फिर बाद में फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये बिलावल साहब भी यही कहते थे, जो मोदी का जो यार कहते थे, सारे मिलकर एक तो बनाए ना, एक पॉलिसी कम से कम एक होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बिलावल साहब में और खान साहब में कोई फर्क नहीं है। सारे जो है वो जब अपोजिशन में होते हैं और होते हैं, हुकूमत में और मसाइल होते हैं। सिद्दीक, कल 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, इसमें अब क्या क्या रिपोर्ट्स मंगवाई गई हैं? ख्याल ये था कि शायद अब मामला बस ठंडा हो जाएगा, हुकूमत समझ रही है, जिस तरह नाना सलाउल्लाह ने कह दिया जी हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अगर चीफ जस्टिस लग सकते हैं तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हट भी सकते हैं, हम हर हथियार इस्तेमाल करेंगे, हम हर हद तक जाएंगे। तो लग रहा था कि शायद हुकूमत समझ रही थी इन धमकियों से सुप्रीम कोर्ट में मामला ही अब टेकअप ही नहीं होगा। देखिए, कल जो पिटीशन लगी हुई है ना, वो तो है जो एक दिन इंतखाबात करवाने का जो मामला है उसके हवाले से। अभी तक जो है वो कॉज लिस्ट में ये नहीं आया कि कल जो 21 अरब की फराहमी का मामला था वो चीज़ें भी कल वो केस लगे हुए, अभी तक तो ऐसा नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर ले तो अलग बात है, लेकिन कल वाला जो मामला है उसमें नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात के चैप्टर को क्लोज़ करने जा रही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन आई थी, उसके अंदर ये डेवलपमेंट हुई थी। हुकूमत और PTI दोनों ने कहा था मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और साथ ही इस तहरीरी हुक्मनामे के आखिरी 4 लाइनें, इसकी आखिरी 4 लाइनें बहुत अहम हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि ना तो हमारी डायरेक्शन है, ना हमारा हुक्म है कि आप मुज़ाकरात करें। आप दोनों का अपना इनिशिएटिव था, आप बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे हैं, करें नहीं करने ना करें। हमारा 4 अप्रैल का फ़ैसला, जिसमें हमने 14 मई के इलेक्शन की तारीख दी हुई है, वो बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने लिख दी है अपने उस तहरीरी हुक्मनामे में, और आप कल इसी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट टेकअप करने जा रही है, जिसकी गुज़िश्ता समाअत 27 अप्रैल को हुई थी। 27 अप्रैल के समाअत का आज हुक्म भी आ गया है, और आज जो है
वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई इसको कल के लिए, और लगता यह है कि अब मामलात अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। जो भी होना है वो अब अगले 7 से 10 दिन में इसलिए हो जाएगा कि ये चैप्टर जो है मुज़ाकरात वाला, ये तो कल लगता है ये क्लोज़ हो जाएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी, और जो कि इस वक्त इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आता, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया है कि हमारा जो करना है कर लो, जो कर सकते हो कर लो, हम नहीं इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत कहती है हम जजेस को बुलाएंगे, बाकी हुकूमत को हर जगह से सपोर्ट भी हासिल है, तो 14 का ऑर्डर तो नहीं इम्प्लीमेंट होगा, 14 को इलेक्शन तो नहीं होगा। अलबत्ता इम्प्लीमेंट ना करने वालों के साथ क्या होता है, इस हवाले से चीज़ें होंगी। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इतनी आसानी से जाने दे, और ये जो खबरें बार बार फैलाई जाती हैं डील हो गई है, सुप्रीम कोर्ट डर गई है, ये ज़रा आने वाले दिनों में सबको इसका जवाब प्रैक्टिकल जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, मेरे पास 1 मिनट है ब्रेक से पहले। मुजम्मिल, आपको लगता है कि कल ये मुज़ाकरात वाला मामला निमट जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा जी, रिपोर्ट आ गई कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बिल्कुल, वो पहले ही जिस तरह से प्रेजेंट कर दिया था सारा केस पीटीआई ने कोर्ट के अंदर कि ये मुज़ाकरात पे पेशरफ्त हुई है, तो उसमें पहले ही मैलाफाइडी इंटेंशन इन्वॉल्व थी, और यही होना था। उसकी वजह यह है कि नून लीग के अंदर जिस तरह से हमने कल भी बात की, एक माइंड सेट है, वो नहीं चाहता कि इसमें आगे कोई डेवलपमेंट हो, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि एक पार्टी चाह रही है कि आप 14 मई को इंतखाब का ऐलान करें। आप ये बात कर रहे हैं कि अक्टूबर से पहले कोई तैयारी नहीं है ये कराने के लिए, तो ऑब्वियसली ये फ्यूटाइल एफर्ट थी, और वो साबित भी हो गया कि कोई ख़ास रिज़ल्ट इसमें यील्ड नहीं हुआ, क्योंकि सियासतदान वैसे ही इतना अरसा जो है वो ए पॉलिटिकल फोर्सेस के कंधों पे चढ़ के आने के आदी हो गए हैं कि आपस में उनको बात करना आती ही नहीं है। वो हमेशा किसी तीसरे का इंतज़ार करते हैं कि आके हमारी सुलह करवा दीजिए, लेकिन ख़ुद मसाइल हल करना भूल गए हैं, क्योंकि हमेशा से सहारा किसी और पे रखा है। और दुनिया भर में ऐसे नहीं होता कि सियासी क़ुव्वतें सारी फेल हो जाएं बात करने में, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा नॉर्मल है कि सारी पार्लियामेंट एक तरफ बैठी हुई है, सियासी पार्टियाँ एक तरफ हैं, लेकिन सलूशन नहीं निकल रहा, क्योंकि आदत है ही नहीं खुद सोल्यूशन निकालने की। आदत तो ये है कि कहीं और से कॉल आ गई तो मान गए, अदरवाइज नहीं मानना। या सिर्फ ये होता है जब अपोजिशन में हो तो तब इकट्ठे हो सकते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की काम हो सकता है, या कश्मीर में इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ जी, अच्छा ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या अब भी मुज़ाकरात का कोई चांस बाकी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात जारी रखते हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं, तो लिहाजा भी मुकम्मल तौर पर फिर इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि मुज़ाकरात बिल्कुल ही खत्म हो गए। ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। मुज़ाकरात के दौर हुए, लेकिन कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान, सिवाय इसके कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शंस, एक ही तारीख में इलेक्शंस पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन बात इससे आगे ना बढ़ सकी। ना असम्बलियाँ तहलील होने पर बात आगे बढ़ सकी, और ना ही तारीख का तयन हो सका, इसमें बहस जारी रही। मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लचक का इम्कान था, लेकिन उधर अगर देखें हुकूमत की तरफ तो फैसला साजी करनी है मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने, यहाँ पर इमरान खान साहब ऑल इन ऑल हैं, तो ये वजह रही कि मामलात और मज़ीद आगे नहीं बढ़ सके। सिद्दीक, आपको क्या लगता है कि अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सख्त हुक्म आ जाता है कि जी ये तारीख अब हम दे रहे हैं 14 महीने, तो ये तारीख है, मई की कोई तारीख होती है, 28 मई, जो भी तारीख हो, तो उसके बाद ये कहा जाए कि अगर अब ना हुए तो ये लोग हैं जिनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, तो फिर हुकूमत दोबारा फोर्स होगी कि अच्छा दोबारा मुज़ाकरा की तरफ आए, तो जो बात अक्टूबर से कह रहे थे सितंबर तक आ सकती है, इमरान खान सितंबर से भी पहले लाना चाहते हैं, तो कोई उसमें कोई बीच की राह निकल सके या नहीं? मेरा ख्याल है कि ये तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट को तारीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 30 अप्रैल की तारीख आई थी, जिसको उठा के और बाहर फेंक दिया था इलेक्शन कमीशन ने, और कहा था कि जो पीडीएम चाहती है वही होगी, जो पीडीएम के मफाद में है वही होगा। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, पाकिस्तान के फ़ायदे और भले में क्या है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि पीडीएम मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं, जरदारी साहब क्या चाहते हैं, तो हमने तो उसके मुताबिक चलना है। और क्योंकि वो अक्टूबर में इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने भी अक्टूबर की तारीख दी, तो उसमें फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था, कोई आइन और कानून में कहीं उनके पास ये गुंजाइश नहीं थी कि वो 30 अप्रैल की तारीख को 8 अक्टूबर कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस गलत इक़दाम की वजह से, गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम की वजह से, जो कि उन्होंने उन्होंने गलत अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया, 14 दिन ज़ाया हो गए हैं, तो अब हम 14 दिन आगे ले जा रहे हैं, 14 मई को इलेक्शन कराए जाएँ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब हाथ खड़े कर दिए कि 14 मई को हमने इलेक्शन नहीं कराने, जाओ जो करना है हमारा कर लो। सिक्योरिटी फ्राहम करने वालों ने भी कहा है कि जी नहीं हमारे पास सिक्योरिटी, जो हमारा करना है कर लो। हुकूमत ने भी कहा है कि हम पैसे नहीं देते, जो हमारा करना है कर लो। तो अब सुप्रीम कोर्ट को अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना चाहिए, और जो इतने दीदत दलेरी के साथ
आइन के सामने, पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के आइन कानून कायदे ज़ाब्ते के सामने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़ा हो रहा है, उनको फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक ट्रीट करे जो आइन और कानून कहता है। उनको अगर इतना शौक वो हुआ है तो उनको थोड़ा सा फिर उनको जो भी डोज उनको मिलनी चाहिए वो देनी चाहिए। अच्छा, इसमें मुजम्मिल अब 14 मई को इलेक्शन तो होते नज़र नहीं आ रहे, अगर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के अहकाम देती है, अब ज़ाहिर है अहकाम ही दे सकती हैं, उस पर शायद हुकूमत फ़िलहाल अमल ना करे, लेकिन आगे कई महीनों के बाद कोई नई हुकूमत आए तो फिर तो हो सकता है कि आपने हुकूमतूली की थी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की, क्योंकि अब मामला तो बंद गली में है, तो कहीं शायद फिर से मुज़ाकरात हों अगर हुकूमत को कोई सख्त फैसला यानी नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो शायद हुकूमत दोबारा आए आगे बात करने के लिए। बिल्कुल, देखें सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से कोई नया हुक्म देना तो आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड। उसकी वजह यह है कि जो दे रखा है पहले ही वही बहुत होना चाहिए था। जिस तरह से कल भी कोर्ट की तरफ से ये बात आई है कि जो 14 मई का ऑर्डर है वो स्टैंड करता है, तो अगर वो स्टैंड करता है तो इसमें इसको मज़ीद ओवरलैप करने की तो ज़रूरत नहीं है। मसला ये है कि दूसरी तरफ से भी एक इंस्टीट्यूशनल वॉर शुरू हुई है। जिस तरह से अब जो मिनट्स थे प्रोसीडिंग्स के वो देने से इनकार हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब की जो तकरीर थी, इससे पहले जो दीगर नून लीग के रहनुमाओं की तकरीरें थी असम्बली के अंदर, वो तो ये कह रहे हैं कि स्पीकर साहब आपके पास भी इख्तियार नहीं है कि हमसे पूछे बगैर हमारी जो यहाँ पर कार्रवाई है इसकी डिटेल्स आप उनको फ़राहम कर दें, हम ये अलाउ कर ही नहीं सकते। और ये पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने के मुतरादिफ होगा अगर आपने हमारी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी डिटेल सारी कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर दी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो इस हद तक जो है वो मामलात कन्फ्रंटेशन की तरफ पहुँच चुके हैं। तो उसमें कोई एक ऑर्डर जो पहले आ चुका है इसको ले लें या कोई नया ऑर्डर आ जाए, डिफाइंस जो है वो जारी रहेगी। और जिस तरह से पीडीएम ने ये बात खुलेआम कह दी है कि कोर्ट की तरफ से जो भी फ़ैसला इस नौयत का आएगा, एक तो वो बेंच फिक्सिंग हो रही है वहाँ पे, दूसरा ये कोर्ट खुद डिवाइडेड है, माइनॉरिटी के डिसीजन है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक सालसी के किरदार के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली और कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह कि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्लियर है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ करें आप, या तो आप घर भेजें वज़ीर आज़म को, कैबिनेट को उड़ा दें। अगर वो नहीं कर सकते आप तो फिर इसका मतलब यही है कि यहाँ माइट इज़ राइट वाली बात है कि जितनी देर तक उनका दिल करेगा असम्बली को रन करेंगे, और जब नहीं करेगा तो फिर डिज़ोल्व कर देंगे उसको। राना साहब भी ये बात कर रहे थे कि एक हफ़्ता भी पहले नहीं आना चाहिए, और एक हफ़्ते पहले जो उनकी जून जुलाई की बात थी वो भी दोबारा रिवर्स हो गई है, अब वो फिर अक्टूबर तक आ गए हैं। तो ये जो मूड स्विंग्स है ना इनके, ये मुझे तो समझ नहीं आता। तो इसमें आपको मुज़ाकरात दोबारा होते ही नहीं नज़र आ रहे हैं, या अगर होते हैं तो उसमें दोबारा हल नहीं? देखें पीटीआई का लॉस है उसमें, अगर दोबारा से मुज़ाकरात होते हैं तो उनका जो मौक़िफ़ है कि एक तो बजट वाली बात और दूसरी बात 14 मई की, अगर ये 14 मई गुजरने के बाद मुज़ाकरात होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो क्लॉज थे, आपकी जो कंडीशंस थी वो पहले ही वायलेट हो गई हैं। कंडीशन वायलेट होने के बाद नई कंडीशन रखना पीटीआई के हक़ में है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि वो यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसी टेन्योर के अंदर इलेक्शन हो जाए। तो अगर वो इन दो पोजीशन पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जो खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसको देखते हुए दिखाई यही देता है कि पीटीआई की तरफ से, बिलखसूस खान साहब की तरफ से तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। सिराजुल हक साहब बेशक बोलते रहें, कहते रहें कि आकर इकट्ठे बैठ जाएं, बात करें आपस में, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा। अच्छा सिद्दीक, ये जो बात हो रही है मुज़ाकरात की, आपको भी लगता है कि ना तो अब मुज़ाकरात दोबारा होंगे, और अगर होते भी हैं उसमें कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा? तो अगर सुप्रीम कोर्ट अब 14 मई का उनका फैसला वहीं का वहीं है, उस पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा, आप भी बता रहे हैं कि नहीं हो रहे, 14 मई को इलेक्शन ही नहीं हो रहे, तो फिर इसके बाद तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हुक्म ना हुकूमत माने, बात तो खत्म हो गई। जब एक दफ़ा आपने नहीं माना तो फिर कोई भी हुक्म होगा वो कहेंगे हम तो नहीं मानते, वो तो एक उन्होंने दिखा दिया, वो सक्सेसफुल हो गए। देखिए जहाँ तक मामला पहुँच गया है, सिर्फ मसला इस हुकूमत का नहीं है, मसला आने वाली हुकूमतों का भी है, और सिर्फ हुकूमतों का मसला नहीं है। फिर तो कल को कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होगा और जजेस के मुंह पे कहेगा कि नहीं मानता तुम्हारा फैसला, जो मेरा जो करना है कर लो। तो बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट को गैर मौसर करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल मतलब आप उस नहज पर ले आए हैं कि जिसका जो मर्जी दिल चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करे, उसके अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दे और कहे कि मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, जो मेरा जो करना है कर लो, क्योंकि सब मेरे साथ हैं, सब इदारे मेरे साथ हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की मैं कोई बात नहीं मानूंगा। तो ये कोई रवायत अच्छी कायम ये हुकूमत नहीं कर रही, और ये इनको बड़े अरसे तक ये इन मसाइल इनके सामने आते रहेंगे जो कुछ ये कर रहे हैं। आज तो मसला ये है ना कि आज इनको दो चीज़ें लगती हैं, एक तो इनको ये लगता है कि जिनके कहने पे हम ये कर रहे हैं ज़ाहिर है वो हमें बचाएंगे, दूसरा इनको इस बात का भी यकीन है कि हम आवाम में इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब हम आवाम के बलबोते पे तो आ ही नहीं सकते, अब हमें कोई और ला सकता है, आवाम तो हमें कभी भी, अब आवाम हमें वोट नहीं देगी, हमारा आवाम की अदालत में कोई मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा हमें कहीं और से आना पड़ेगा। और कहीं और से कैसे आएंगे?
वो यही है कि हमने हारून की बात माननी है, इमरान खान को आउट करवाना है, उनके साथ मिल के ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। और तो इसके अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। असल में ये बिल्कुल इनके पास यही एक चीज़ रह गई है कि जो इनको कहा जा रहा है चाबी वाले खिलौने रहें, चाबी वाले खिलौनों की तरह ये जो चाबी दी जाए वो उसी तरह से करें और हर बात मानते चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़े हो जाएँ, सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ भी दें और कंटेम्प्ट लगती है लगने दें। तो ये अब मुझे तो चीज़ें जो है वो तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल होगी मुज़म्मिल। मुज़ाकरात का एक हल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, वो नहीं हो सका, अब अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, तो इसके बाद तो कम से कम हुकूमती सतह पर तो फिर कोई भी फैसला होगा, चाहे जिस तरह आपने भी बात की मिनट्स मंगाए होगा वो भी नहीं देते आगे कुछ भी। हुकूमत जाहिर है ज़्यादातर तो सुप्रीम कोर्ट तक जो केसेस जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्टेट पार्टी होती है या स्टेट ने उनको इम्प्लीमेंट तो करना होता है, हुकूमत नहीं। कोई भी फर्ज कीजिए किसी को उन्होंने सजा दे दी, सजाए मौत सुना दी, तो अगर हुकूमत कहेगी जी हम तो इसको दे ही नहीं रहे, आप कर ले जो करना है, हम तो नहीं इसको दे रहे सजा, या इसको जेल कर दी, हम तो नहीं दे रहे, फर्ज कीजिए, तो वो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट के लिए। उनके तो फिर जो पावर है वो तो खत्म हो गई, फिर फैसला लेने क्या जाएगा कोई सुप्रीम कोर्ट। देखें ऐसे ही है, और ये स्टैंड स्टिल कहते हैं इसको कि डेडलॉक ऐसा है कि इसमें कोई वे फॉरवर्ड दिखाई नहीं दे रहा। एक और चीज़ जो इनके बयानिए को तकवीयत देती है PDM के, और वो उसको यूज़ भी करते हैं, वो ऑडियो लीक्स का मामला है। उसकी वजह यह है कि जब भी थोड़ी सी बर्फ़ पिघलती है तो एक और ऑडियो लीक होती है, जिससे वो ये साबित कर देते हैं कि देखें हमने तो आपको पहले ही कहा था कि टिकट जो है वो साकिब निसार साहब बांट रहे हैं, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मरीम नवाज़ साहिबा ने अभी परसों लेबर डे के ऊपर। तो उनका ये ऑडियो लीक्स वाले मामले को यूज़ करना अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, वो भी बड़ा उनको जो है ना वो खुल के उस पर बोल भी रहे हैं, उससे बयानियाँ भी तश्कील दे रहे हैं कि इन ऑडियो लीक से ये साबित हो रहा है कि चाहे वो जुडिशरी के रिश्तेदारों की ऑडियो लीक्स हो जाएं, उसके अंदर भी वही गुफ्तगू की जा रही है कि ये वन साइडेड हेयरिंग्स हैं सारी, इसमें कोई भी क्लैरिटी, कोई भी शफाफियत नहीं है, उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं, बेशक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई एग्री विद यू, सही। उसमें यही है कि वो उसको सिर्फ एक बयानिए के तौर पे यूज़ तो कर रहे हैं कि जिस तरह से ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ये हम आवाम को दिखा रहे हैं कि ये देखें पसे पर्दा जो हकायक हैं इन फैसलों के और इन बेंच फॉर्मेशन के, वो सारे हमारे अगेंस्ट हैं, वो सब बाइस्ड हैं, और इसीलिए हम इनके ऑर्डर्स जो नहीं मानते। जो राना सलाम ने कही हर हथियार हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो तो बड़ा एक क्लियर धमकियां दे रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरे भारत की, इससे क्या कुछ हासिल हो सकता है, बहुत कंट्रोवर्सी भी इससे हो रही है, और मुल्क में इस दौरान में हालात हैं क्या। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरे पे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का वहाँ पर इजलास है। 2014 के बाद ये कहा जा रहा है कि इस लेवल के किसी पाकिस्तानी शख्सियत का ये पहला दौरा है। इस पर क्रिटिसिज्म बड़ा हो रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि जी क्या ज़रूरत थी जाने की, वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पर शिरकत कर लेते। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो पैगाम दिया वो कहते हैं शंघाई ताउन तंजीम के जितने ममालिक हैं उनसे बाहमी रवाबित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में है, अगर हम उसका सरसरी सा भी जायज़ा ले लें तो इस वक्त पाकिस्तान को तो हर तरह की इमदाद की ज़रूरत है, चाहे शंघाई ताउन की तंजीम जो इलाकाई ताउन की तंजीम है उसके ज़रिए कुछ हासिल हो सके। रॉयटर्स की खबर यह है कि अब IMF ने कहा है कि जो बजट हुकूमत पेश करना चाह रही है, जिसकी वजह से अब इलेक्शंस भी डिले होते नज़र आ रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं होंगे जब तक बजट नहीं आता, जिसमें हुकूमती तजवीज़ ये है कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी 50% तनख्वाहें बढ़ाएंगे, 40,000 तक कम से कम तनख्वाह कर देंगे, 30% पेंशन बढ़ा देंगे। अब ये वो बातें हैं कि रॉयटर्स की खबर यह है कि IMF तो कह रहा है कि पहले हमें तफसीलात सामने लेकर आएँ कि आप बजट क्या ला रहे हैं। तो सिद्दीक जान, ये सब चीज़ें अगर मिक्स करें तो ऐसी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं भारत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा मिलना नहीं है इतने अरसे के बाद। अब ये हम समझ लें कि जो कश्मीर वाला मामला था देख लिया हमने, वहाँ पर रुक कर तिजारत रोक कर देख लिया, कोई बात नहीं बनी। अब हम आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते, हमारे मुल्की हालात, मईशत के हालात इतने तबाहकुन हो चुके हैं कि हमें तो अब हर तरह से मदद की ज़रूरत है। ये बात की जाती है कि जी अगर भारत से सस्ती चीज़ मिल रही है तो ले लें, शायद हमारे माशी मसाइल हल हो जाएँ। देखें, भारत के साथ बिल्कुल तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक ट्रेड ही शुरू होती है पाकिस्तान की भारत की, तो पाकिस्तान जिस जगह पर है वो जितना पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है वो नहीं उठा रहा। लेकिन मसला दूसरी तरफ ये भी है कि ज़ाहिर है हम ये भी नहीं कर सकते कि जो कश्मीरियों के साथ किया गया है वो इक़दामात वापस ना लें और फिर भी हम उनके साथ तल्लुकात ठीक कर लें। और तीसरा जो मामला है वो ये है कि मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो है भारत के साथ तल्लुकात ठीक नहीं चाहते। मसला ये है कि ये जो हुकूमत है इन्होंने पिछले 1 साल में ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है अपने किरदार से, अपने आमाल से, कि
इनका हर कदम अपनी ज़ात के लिए है, अपने मफाद के लिए है, अपनी करप्शन और अपनी लूट मार के लिए। इनका कोई कदम पाकिस्तान के लिए नहीं है। और फिर ये भी एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इमरान खान को जो हटाने की वजूहत थी, उनमें से एक वजह यही थी कि जो भारत के हवाले से जो एक मंसूबा तैयार किया गया था कि कश्मीर को बिल्कुल हम साइड पर रख के और एक बार तो भारत के साथ मामला ठीक कर लें और बिल्कुल चीज़ें नॉर्मलाइज कर दें, तो इमरान खान ने इसमें रुकावट बन गए थे। तो फिर एक और चीज़ है, जिस तरह से माजी में मियां नवाज शरीफ के भारत के साथ तल्लुकात, जिस तरह से मोदी का यहाँ पे आना और मियां नवाज शरीफ का वहाँ पे जाना, हुर्रियत रहनुमाओं से ना मिलना, और फिर मियां नवाज शरीफ का ये कहना कि कुलभूषण के हवाले से कि उसका नाम नहीं लेना, इंडिया के हवाले से कोई नेगेटिव बात ना हो, ये सारी जो चीज़ें उस वजह से शक हो रहा है। और फिर बिलावल साहब जिस तरह से अपनी CV पूरी दुनिया में बांटते फिर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जी वो बहुत से लोगों को बहुत पसंद हैं कि 2028 में ये मंसूबा है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो इस वजह से इनको शक की निगाह से देखा जा रहा है। वरना इसके ऊपर तो सबका असूली मौक़िफ़ है कि भारत के साथ तल्लुकात होने चाहिए, अमेरिका के साथ तल्लुकात होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, ग़ुलामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के मामले में कश्मीर के शोदा के खून के ऊपर सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं भूलना चाहिए। बाकी तल्लुकात भारत के साथ बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अच्छा, इसी में मुझे याद आ रहा है, हमने मीर साहब ने जो एक प्रोग्राम में नसीब ज़ारा साहब के साथ बात की, उसमें काफ़ी साहब मौजूद थे, उन साफ़ी जो ब्रीफिंग में थी बाजवा साहब ने दी, और उसमें बहुत सी बातें हुई, तक ISPR की तरफ से उसकी क्लैरिफिकेशन 2 दफ़ा आई। एक दफ़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सवाल का जवाब देते हुए कि जी हमारी बिल्कुल प्रिपरेशन हर तरह की है, और फिर उसके बाद फिर स्टेटमेंट भी अलग से आई कि जी वो सियाक़-उस-बाक़ से हटकर बाजवा साहब की जो ब्रीफिंग थी कि जी हमारी कोई तैयारी नहीं है, टैंकों का मसला है जी, मोबिलाइजेशन का मसला है, ये सब बातें की गई। तो उसको भी ये देखा जा रहा है कि जी उसमें तो ये था कि मोदी साहब को उस वक्त दौरे की दावत दे, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन शायद इमरान खान उस वक्त नहीं मान रहे थे। तो अब क्या ये हालात इस तरह से बेहतर हो सकते हैं मुज़म्मिल? आपको लगता है कि ये एक पहला एक कदम बिलावल साहब ने उठाया है, अगरचे वो वही बात मैंडेट उस तरह का नहीं है, हुकूमत के पास इलेक्शंस होने हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो 5 साल हुकूमत हो या सारे मिलकर बैठे कि अब कश्मीर वाला मामला जिस तरह से हो चुका है आर्टिकल 370 का, उसके बाद तो एक था कि किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखना, लेकिन हमने करके देख लिया, उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। देखें, इसमें तो बिलावल साहब की पोजीशन इतनी क्लियर मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि आज से 1 महीना पहले जो उनका बयान था मोदी को लेकर और जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर जाके बुचर ऑफ गुजरात कहा, वो सब कुछ कहा, तो लगा यही था कि वही कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी होगी। लेकिन अब अगर वो वहाँ गए हैं तो इससे ये तासुर भी नहीं ले सकते कि वो कल को एंटी इंडिया नैरेटिव नहीं इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में या वैसे, वो तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन एक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, आइडियलिस्ट पॉलिटिक्स इंटरनेशनल स्फीयर में चलती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम जितना भी ये सोच लें कि हमारे जो मुतालिबात हैं वो मुकद्दम हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर सिर्फ ताकत काम करती है और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास ना इकोनॉमिक बची है ना कोई और बची है, और उसको एक्सरसाइज करने के लिए हमें सिर्फ बातचीत पर ही अब इक्तफ़ा करना पड़ेगा। और उसमें यह है कि अब SCO की इंपॉर्टेंस लोग समझते नहीं हैं, इसको नेटो ऑफ द ईस्ट कहते हैं। यहाँ पर जो अलायंस ये बन रही है, ये नेटो की जो सारी ओवरऑल अलायंस है ग्लोबल, ये उसको चैलेंज करने के लिए है। इसका अपना मिलिट्री विंग भी है, ये रशिया के साथ एक्सरसाइज भी करता है चाइना इसमें, और इनका अपना बैंक भी होगा, कल को पाकिस्तान उससे लैंडिंग भी कर सकता है, बहुत से फाइनेंशियल मामला हल कर सकता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको रियलाइज़ करने के लिए वहाँ जाना मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सही, लेकिन इससे पहले जितनी भी मेज़बानी भारत ने की है इस तरह के प्रोग्राम्स की, उसमें पाकिस्तान नहीं गया काफ़ी अरसे से, तो अब ये कदम उठाया गया है। उम्मीद करते हैं कि इससे पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा ज़रूर है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।